हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या होता है, एंड वाई डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र क्यों अलग अलग कंट्री में लोग पसंद करते हैं। इस लेसन का पार्ट 2 हम आज करने जा रहे हैं। ओके, पार्ट 1 पहले हमने डिसाइड जो वीडियो बनाया था, आप लोगों ने आई थिंक उसको देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपको यूज़फुल लगी और बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पार्ट 1 में हमने ओवरव्यू देखा कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री और जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं वो किस तरह से अलग अलग फीचर्स को लेकर होते हैं, कि डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह से वर्क करता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री किस तरह से वर्क करता है, उसके बारे में हमने देखा था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो उनके टारगेट्स क्या होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के टारगेट क्या होते हैं, उन सब के बारे में हमने देखा था। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो अलग अलग कंट्रीज़ में इसको डिफ़ाइन किया गया, किस तरह से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, उन सब के बारे में हमने देखा। पोलैंड के अंदर कैसे और घाना के अंदर कैसे डिक्टेटरशिप रही है, वहाँ पर किस तरह की सिस्टम बने, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको देखा। ठीक है, और आज हम बात करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पार्ट नंबर 2 में, कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे होते हैं कि लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। आज हम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के फीचर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे कि लेसन की शुरुआत में वी हैव स्टार्टेड विद ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या है एक्चुअल में। डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र एक प्रकार की गवर्नमेंट का एक फॉर्म है विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जहाँ पर रूलर्स जो होते हैं यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्शन के थ्रू उनको चुना जाता है। इसके बहुत सारे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन डाला गया, हु आर द रूलर्स, कि ये रूलर कौन होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट, कौन से ऑफिशियल गवर्नमेंट के लिए चुने जाएंगे जिसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम कहेंगे या डेमोक्रेसी कहेंगे। ओके, मतलब कौन से रूलर, पब्लिक के कौन से मेंबर, जैसे कि ये बात कर रहे हैं उन एमपीज़ की, उन एमएलएज़ की जो कि हम चुनकर पार्लियामेंट में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं। ठीक है, विच डिसीजन में बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन डेमोक्रेसी, कौन से डिसीजंस जो है लिए जाते हैं, कौन डिसीजन लेता है जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सब के बारे में डिस्कशन करते हुए चलेंगे। एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में किस टाइप के इलेक्शन होते हैं, क्या वो फ्रीडम मिलती है सबको या नहीं मिलती है, उस तरह की बातें ये क्वेश्चन उठाएगा। कि अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो डेफिनेटली वहाँ के रूलर्स कौन होंगे और उनकी क्या डेफिनेशन बनेगी, वो किस तरह से आएंगे, उनके बारे में बातें होंगी। ओके, और साथ में ये दूसरा क्वेश्चन जो मैं बता रहा था कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, किस टाइप के इलेक्शंस की वो बात कर रहा है जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होने चाहिए, या डेमोक्रेटिक इलेक्शन जिनको हम कह सकते हैं। व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड इन डेमोक्रेसी, किस तरह की जो है कंडीशन होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर इलेक्शन कराए जाएंगे या गवर्नमेंट उस बेस पे बनेगी। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कुछ इस तरह के आंसर जानने की कोशिश की जाएंगी कि भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं उसमें इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, क्या सभी को फ्रीडम मिलती है, क्या वोट डालने की सबको फ्रीडम है, क्या वहाँ पर फ्रीली सबको वोट डालने के अधिकार दिए जाते हैं, क्या किसी को कोई प्रेशराइज तो नहीं किया जाता है, तो वो सब बातें यहाँ पर की जाएंगी। हु आर द पीपल्स, कि वो लोग कौन होंगे, हु कैन इलेक्ट द रूलर, कि जो अपने रूलर को खुद इलेक्ट करेंगे, अपने रूलर को खुद डिसाइड करेंगे। गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, कि वो कौन लोग होंगे जो रूलर्स को या अपने एडमिनिस्ट्रेटर को इलेक्ट करेंगे, और इलेक्टेड करने के बाद वो रूलर्स क्या कहलाएंगे या फिर किस तरह से उनको हम देखेंगे। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन द इक्वल बेसिस, क्या ये चीज़ें इक्वल बेसिस पर हो पाएंगी, क्या सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट मिल पाएंगे कि वो अपने लोगों को चुन सकें, क्या सभी को बराबर अधिकार मिलेंगे। कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई एनी सिटीजन ऑफ राइट, क्या डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी का अधिकार छीने तो नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक जो फीचर्स के अंदर
क्वेश्चन उठाती है जब हम ये डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट, ठीक है, इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये रूलर कौन होंगे, इनके इलेक्शन कैसे होंगे, क्या सभी लोगों को इलेक्शन करने के अधिकार होंगे या इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के अधिकार होंगे, वो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते नजर आएंगे। फाइनली आखिर में व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि किस प्रकार की गवर्नमेंट की फॉर्म बनेगी, किस प्रकार की डेमोक्रेसी यहाँ पर तैयार होगी। ठीक है, कैन इलेक्टेड रूलर डू वाट एवर, क्या इलेक्टेड रूलर वो सब कर पाएंगे जो वो चाहते हैं, क्या वो पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे या फिर वो अपनी मर्जी से काम करेंगे, या फिर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग चाहते हैं वैसा ही वो काम करेंगे। इन सब बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब ये लेसन हमें दे देगा। ओके, और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सेम लिमिट्स, क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपने फंक्शन सेम अकॉर्डिंग, सेम लिमिट के अकॉर्डिंग कर पाएगी। इट इज़ नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट ऑफ सिटीजन्स, ये ज़रूरी होता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सभी जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स की सुरक्षा की जाए। इन शॉर्ट में अगर पूरा पैराग्राफ में आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि डेमोक्रेसी क्या है, एक्चुअल में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने बनते चले जाते हैं। ठीक है, बनते चले जाते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, कि बहुत सारे डिसीजन जो है इलेक्टेड लीडर्स के थ्रू लिए जाते हैं, बिल्कुल लिए जाते हैं। ठीक है, हाँ, जो डिसीजंस होते हैं जो हमारे लीडर, हम एमएलए एमपी वगैरह चुनकर करते हैं, वो डिसीजन लिए जाते हैं। ठीक है, और जैसे अब एक एग्जांपल दे रहा है, पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में बताया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो ज़्यादातर डिसीजन जो है वहाँ के लोग ही लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे कंट्री में जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तान का एक डिक्टेटर कहलाया, लीड ए मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 99, उसने पाकिस्तान के अंदर एक मिलिट्री कूप किया, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर दिया, अक्टूबर 99 में ये हुआ। ही ओवरथ्रू ए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, ये उस जमाने की बात कर रहे, उस टाइम की बात कर रहे जब पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में बनी हुई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर देता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रोन कर देता है अक्टूबर 99 में, और वहाँ अपनी एक गवर्नमेंट बना लेता है। डिक्लेयर हिमसेल्फ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का डिक्लेयर किया, बाद में उसने प्रेसिडेंट का डेजिग्नेशन अपने आप को दे दिया। 2002 में जब रेफरेंडम हुए उस कंट्री में, तो उसने 5 ईयर का एक्सटेंशन अपने आप को दिया, अपनी गवर्नमेंट को आगे बढ़ा दिया। तो देखिए किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी गई यहाँ पर। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो थे, या डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट जितने भी थे, वो कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने खुद कहा कि जो ये रेफरेंडम हुआ है, रेफरेंडम क्या होता है, एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है। रेफरेंडम एक तरह से एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है जो कि वहाँ की कोई भी गवर्नमेंट कराती है, और उसमें किसी भी गवर्नमेंट को यस या नो में वोट दिए जाने की बात होती है, कि अगर गवर्नमेंट को पसंद करते हैं लोग तो यस में वोट करेंगे, और पसंद नहीं करते तो नो में वोट करेंगे। यहाँ 2002 में रेफरेंडम तो करवाया, लेकिन वो रेफरेंडम एक ना के बराबर रेफरेंडम था। उसमें जो जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि पाकिस्तानी मिलिट्री के हेड थे, उन्होंने ज़बरदस्ती लोगों से रेफरेंडम कराया और सारा यस में वोट पड़ा। ठीक है, इसका मतलब पाकिस्तान में टोटली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी गई, और पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने 99 के बाद 2002 में रेफरेंडम कराए, और उसके बाद खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरह में देखते हैं कि हमारे नियर बाई कंट्री में, पाकिस्तान जैसे कंट्री में, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को हमसे पहले ही आज़ाद हुआ, और उसके बाद 1947 में 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए। तो एक कैसे हमसे पहले वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। ओके, एक देखो नीचे का आपको ये दिखाया गया, एक कार्टून यहाँ दिखाया हुआ है, एक तरह से एक बना हुआ है कि सीरिया, ठीक है, नो एंट्री बिफोर यू फिल दिस फॉर्म एंड बिकम ए मेंबर ऑफ अल बाथ पार्टी, इज दैट क्लियर, कि उसने एक बात कही है कि पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, ओके, और तब जाके आप जो है यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर सीरिया के अंदर जो डिक्टेटरशिप बनी हुई है, अल बाथ पार्टी, ये लिखा हुआ है, देखो अल बाथ पार्टी, इस पार्टी का नाम है, जो वहाँ पर अगर आपको कोई सिस्टम अडोप्ट कराना है तो वहाँ की पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो यहाँ पर ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक सिंबल, एक लेडीज़ सिंबल यहाँ बनाई गई है, और यहाँ सीरिया के डिक्टेटरशिप, यानी कि जो सीरिया के जो
किंग है वो ये कह रहे हैं, सीरिया की जो मिलिट्री है वो ये कह रही है कि भाई यहाँ पर एंट्री करने से पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको जो बाथ पार्टी का जो है अल बाथ पार्टी का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिखा भी रखा है उसकी डिटेल के बारे में कुछ। सीरिया इज ए स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री, एक स्मॉल वेस्ट एशियन कंट्री है, और यहाँ रूलिंग पार्टी बाथ पार्टी, अल बाथ पार्टी। ठीक है, और अदर कुछ स्मॉल एलाइज भी यहाँ पर जो कि अदर पार्टी के साथ मिलकर गठबंधन बनाते हैं, गठबंधन सरकार बनाते हैं, अलाउ इन डेमोक्रेसी। ठीक है, डू यू थिंक दिस कार्टून शुड बी अप्लाई टू चाइना एंड मैक्सिको? डेफिनेटली ये कार्टून चाइना और मैक्सिको में क्लियरली अप्लाई हम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरह का सिस्टम है, मतलब कि गवर्नमेंट जो हैंडल वहाँ की जो है मिलिट्री करती है। ठीक है, तो व्हाट डज द क्राउन ऑफ लीव्स ऑफ डेमोक्रेसी सिग्निफाइज, कि भाई यहाँ पर फिर डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या चल पाएगा क्या? यहाँ पर जो ये क्राउन डेमोक्रेसी का है यहाँ पर ये सीरिया में सही बैठेगा क्या? यहाँ पर सीरिया की लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम का सही फ़ायदा उठा पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। ठीक है, ओके, तो इस तरह से आप इस एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आई थिंक आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में हम बातें करने वाले हैं, और सबसे पहले हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की कि क्या जो रूलर बनेंगे वो गवर्नमेंट जो में आएंगे वो लोगों के थ्रू होंगे, या फिर किस टाइप के इलेक्शंस की यहाँ पर प्रोसीजर होगा, और जो इलेक्शन होकर आएंगे लोग वो किस टाइप के होंगे, या वो जो गवर्नमेंट बनाएंगे वो किसको फेवर करेंगे, कि डिक्टेटरशिप को फेवर करेंगे कि वो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेवर करेंगे। तो इस तरह की बातें इसमें होने लग रही है। और अब यहाँ दिखाया जो पॉइंट मैंने समझा दिया आपको कि मेजर डिसीजन इलेक्टेड बाय द लीडर्स, की डिसीजंस कौन लेंगे, क्या वहाँ पर डिसीजन लेने वाले डेमोक्रेटिक लीडर होंगे या फिर जनरल परवेज मुशर्रफ जैसे डिक्टेटरशिप होंगी वहाँ पर, जो कि इस तरह की चीज़ें होने देंगे। ओके, अब देखिए हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब फीचर्स में कुछ आगे और दिखा रहा है आपको, देखिए रीड द कार्टून, एक और कार्टून आपको दिया गया है, एक और कार्टून यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दिस कार्टून वाज ड्रॉन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका के संदर्भ में ये कार्टून बनाया गया है, यानी कि साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका, उससे रिलेटेड बनाया गया है। डू यू थिंक इट अप्लाइड टू पाकिस्तानी सिचुएशन एज वेल, क्या ये कार्टून पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है? थिंक अदर कंट्रीज वेयर दिस कुड अप्लाई, कि अदर कोई कंट्री है तो उसके ऊपर अप्लाई करके देखो क्या उसके ऊपर ही अप्लाई बैठता है। डज दिस हैपन समटाइम इन आवर कंट्री एज वेल, क्या हमारे कंट्री में इस तरह का ये कार्टून फिट बैठेगा? डेफिनेटली नॉट। ये कार्टून आपको ये शो कर रहा है कि मिलिट्री के पावर बेस पे हम डेमोक्रेटिक सिस्टम चलाएंगे, मतलब कि मिलिट्री के रूलर्स इस बात का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक्सेप्ट करवाएंगे। भाई सीधी सी बात, अगर किसी कंट्री में मिलिट्री ही सब कुछ चला रही है और वहाँ पर वो डेमोक्रेटिक होने का दावा कर रहे हैं तो ये झूठ बोल रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें बिल्कुल गलत साबित होती है। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम होते हैं वो कभी भी मिलिट्री रूलर के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठते। ठीक है, तो देखो पिछले वाले पेज में हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया और ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे उनको पूरी तरह से कंट्रोल किया गया था। रेफरेंडम जो बेस था वो पूरी तरह से गलत तरीक़ों पर बेसिस था। ये रेफरेंडम जो पाकिस्तान में कराया गया था वो बिल्कुल गलत तरीक़ों पर था, बहुत ही गलत तरीके से ये कराया गया था, और मेल प्रैक्टिस मतलब कि बहुत सारे गलत तरीक़ों का यूज़ किया गया और फ्रॉड वोटिंग हुई। 2002 में जो अगस्त में जो ऑर्डर हुए थे, जो पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम कराया तो पूरी तरह से फ्रॉड केस था। और 2002 में ही एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर भी तैयार किए गए जो जनरल परवेज मुशर्रफ ने कराए, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट भी की गई पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, कि प्रेसिडेंट को पावर मिल जाती है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो प्रेसिडेंट बन गया था उसको पावर मिल गई थी, वो नेशनल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल असेंबली होती है उसको डिसमिस भी कर सकता है अगर उसके अकॉर्डिंग काम ना करे तो। ऐसा तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं होता कि केवल प्रेसिडेंट के कहने पर ही नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली डिसमिस हो जाए, लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा था 2002 के लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के बाद। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट, द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय ए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, कि जो सिविलियन कैबिनेट थी वो सुपरवाइज हो रही थी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, NSC के थ्रू वो हो रही थी। देखो
NSC की बात कर रहा है कि पाकिस्तान में अब सब कुछ कंट्रोल वहाँ की NSC कर रही थी, जिसको वहाँ का जनरल परवेज मुशर्रफ ऑपरेट कर रहा था। डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स, ये NSC पूरी तरह से मिलिट्री ऑफिसर डोमिनेट कर रहे थे, उनके अकॉर्डिंग चल रही थी। मिलिट्री ऑफिसर्स पहले रूल पास करते हैं, इलेक्शन कराते हैं और उसके बाद में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली डिसाइड की जाती है। अगर किसी कंट्री में मिलिट्री ही इलेक्शन करा रही है और मिलिट्री ही नेशनल और प्रोविंशियल इलेक्शन या असेंबली बना रही है, मतलब स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट बना रही है, तो डेफिनेटली वो कंट्री डेमोक्रेटिक कहलाना या उसको डेमोक्रेटिक कहना सरासर गलत है। सो पाकिस्तान हैड एन इलेक्शन, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि भी आते हैं चुने हुए, लेकिन उनको बहुत ही कम पावर मिलती है। सारी पावर किसके पास होती है? मिलिट्री लीडरशिप के पास होती है। बट इन फाइनल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर, ये कह भी रहा है कि सारी पावर एक्चुअल में लोग चुने जाते हैं, इलेक्शन भी होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन उस बेसिस पर सिर्फ मिलिट्री के लोगों की बात ही सुनी जाती है। ओके, जनरल परवेज मुशर्रफ जो कहेगा वो वहाँ की असेंबली, चाहे वो नेशनल असेंबली हो चाहे वो स्टेट असेंबली हो, वो सारी बात उनकी मानेंगे। ओके, अब आगे देखिए, क्लियरली साफ तौर पर यह बात कही जा रही थी कि देयर आर मैनी रीजन, की बहुत सारे कारण हैं वाई पाकिस्तान अंडर द जनरल परवेज मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। बहुत सारे कारण हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं कि जनरल परवेज मुशर्रफ जिस तरह से NSC के थ्रू पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चला रहे हैं वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। इट इज़ क्लियरली शो दैट पाकिस्तान इज नोन एज ए नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, की अलोकतांत्रिक शासन वहाँ पर हो रहा है। बट लेट अस फोकस, लेकिन अब हम फोकस करते हैं वन ऑफ दीज, इसी प्रकार का एक और, कैन वी से दैट, क्या हम ये कह सकते हैं कि रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान, क्या लोग रूलर इलेक्टेड करके दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब पाकिस्तान की मिलिट्री सब कुछ डिसाइड कर रही है तो बाकी लोगों का रोल ही खत्म हो गया। पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल assemblies, but those elected representatives are not really the rulers, कि लोग इलेक्शन के अंदर रूलर चुनकर नेशनल और प्रोविंशियल यानी कि स्टेट असेंबली में भेज रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक्चुअल वर्क पाकिस्तान की NSC कर रही है। जैसे मैंने अभी बताया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसका हेड जनरल परवेज मुशर्रफ है, वही डिसाइड करते हैं कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग चुनकर आए वो क्या डिसीजन लेंगे। अब सब कुछ मिलिट्री को ही डिसाइड करना है, तो फिर ये फालतू के लोग क्यों चुने गए? सिर्फ दिखावा मात्र है, सिर्फ ढकोसले हैं, सिर्फ खोखले दावे कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस, वो अपने फाइनल डिसीजंस नहीं ले सकते, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन लेने के हकदार नहीं होते। सारा कुछ पाकिस्तान की मिलिट्री डिसाइड करती है और वहाँ के लीडर सिर्फ नाम के और दिखावे के लीडर माने जाते हैं, ठीक है। ओके, आगे देखिए, द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्ट विद आर्मी ऑफिशियल्स, कि आखिरी डिसीजन लेने का सिर्फ वहाँ के आर्मी ऑफिशियल्स को होता है। जैसे कि अभी इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो कि एक नाम के प्रधानमंत्री है, एक्चुअल डिसीजन वहाँ के जनरल बाजवा उनके डिसीजन लेते हैं। उस समय जनरल मुशर्रफ लेते थे और अभी जनरल बाजवा। तो देखिए, पावर इज फाइनली डिसीजन रेस्ट विद द आर्मी ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स के पास लास्ट में पावर रह जाती है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के पास फाइनली डिसीजन लेने की क्षमताएं थी। नन ऑफ देम आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उनमें से कोई पीपल्स लोगों के थ्रू इलेक्टेड नहीं होता, ठीक है। ओके, दिस हैपन इज मैनी इन लीडरशिप, ठीक है, दिस हैपन इन मैनी लीडरशिप, ऐसा बहुत सारी लोग जो है तानाशाही शासन में होता है। एंड मोनार्चीज, और राजाओं के बीच में भी ऐसा देखने को मिलता है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है उसी तरह तानाशाही और जो राजाओं का राज हो जब मोनार्चीज, उनमें भी ऐसा देखने को मिलता है। दे फॉर्मली हैव इलेक्टेड पार्लियामेंट, वो फॉर्मली बस एक धकोसले के रूप में वो पार्लियामेंट को बनाते हैं। गवर्नमेंट जो है बनाते हैं, बट द रियल पावर विद दोज हु आर इलेक्टेड, कि रियल पावर जो इलेक्टेड होकर आए हैं उनके पास में पावर नहीं होती। इन प्रीवियस चैप्टर हमने देखा, वी रीड अबाउट रोल ऑफ USSR, हमने देखा कि USSR का जो रोल था, कैसे कम्युनिस्ट जो पोलैंड के अंदर किस तरह उन्होंने कंट्रोल किया, दैट इज़ US, कि ये US था, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट। कंटेम्प्रेरी इराक, कैसे इराक पे उन्होंने कंट्रोल किया। USSR ने पोलैंड को कंट्रोल किया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इराक को कंट्रोल किया। तो देखो वहाँ सिर्फ पावर नामचारे की दिखाई दी, एक्चुअल कंट्रोल या तो USSR कर रहा था पोलैंड पे, या फिर कंट्रोल वहाँ
यूएस इराक पे कर रहा था, जो 2003 में वहाँ सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को उतार कर फेंक दिया गया था। हेयर रियल पावर वाज विद द सम एक्सटर्नल पावर, एक्चुअल पावर बाहर के लोगों के पास यहाँ दिखाई देती है। नोट विद द लोकल इलेक्टेड पीपल्स, इलेक्टेड लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव उनके पास में पावर नज़र नहीं आती है। दे कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूलर्स, पीपल रूल मतलब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक शासन है। जब मिलिट्री सब कुछ करेगी तो ये लोकतांत्रिक शासन कैसे हो सकता है। दिस गेव अस द फर्स्ट फीचर, इससे हमें एक फीचर नज़र आता है इन ए डेमोक्रेसी की, एक लोकतांत्रिक देश में द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसमें पावर यानी कि फाइनल डिसीजन लेने की क्षमताएं वहाँ के चुने हुए रूलर्स के पास होनी चाहिए, जिसको हम इलेक्टेड करके भेज रहे हैं, ना कोई अदर मिलिट्री रूलर उसको कर सकता है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने देखा कि किस तरह से फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी समझते हुए पहला फीचर कि डिसीजंस वहाँ के इलेक्टेड लीडर ले या फिर कोई मिलिट्री का रूलर ले, ये पहला फीचर हमें समझ में आया। और कुछ डेमोक्रेटिक सिस्टम की उसकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम की जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमारे सामने हुए हैं। तो आई थिंक आपको ये पार्ट नंबर 2 समझ में आया होगा बहुत अच्छे से कि यहाँ पर किस तरह के फीचर्स डेमोक्रेटिक सिस्टम में नज़र आते हैं और कैसे यहाँ इलेक्टेड लीडर्स चुने जाते हैं। और पाकिस्तान का एग्जाम्पल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे 1999 में अक्टूबर में परवेज मुशर्रफ ने ओवरथ्रोन किया और वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चेंज करके खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। 2002 में रेफरेंडम हुए और इस तरह के एग्जाम्पल हमें बार बार यहाँ देखने को मिलेंगे। ओके बेटा, तो पार्ट नंबर 2 में ये फर्स्ट फीचर आपको समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 3 में हम फ्री और फेयर इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे किसी कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अदर कंट्रीज़ के एग्जाम्पल के साथ उसको क्लियर करेंगे। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, थर्ड पार्ट में हम इसके और फीचर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।